नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन की रिकैप को एक नज़र देख लेते हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का राजकीय जलीय पशु है। कथन 2, सिंधु नदी डॉल्फिन दूसरी सबसे संकटग्रस्त मीठे पानी की डॉल्फिन है। कथन 3, इसे IUCN की रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। दूसरा सवाल था, SWAMIH स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका मकसद रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। कथन 2, इसे वर्ष 2019 में कैटेगरी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया था। कथन 3, भारतीय रिजर्व बैंक इस कोष का प्रायोजक है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 और 2 सही हैं। तीसरा सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी पहल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई है या फिर है? किरण, मनोदर्पण, सुगम्य भारत अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। चौथा सवाल था, पसुमपोन मुथुरामलिंग थेवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वह एक समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी थे। कथन 2, उनकी जयंती को थेवर जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे गुरु पूजा भी कहा जाता है। कथन 3, वह तमिलनाडु की 20वीं सदी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। पांचवा सवाल था, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गुरु अर्जुन देव सिखों के 10वें गुरु थे। कथन 2, आदि ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कथन 3, संगत एक सामूहिक पूजा प्रथा है जिसमें सामूहिक पाठ शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल कथन 3 सही है। छठा सवाल था, रोम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विभिन्न प्रयासों के बावजूद चक्रीय अर्थव्यवस्था का रोम घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कथन 2, घोषणा के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक लोक कल्याण के तौर पर महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 सही है। सातवां सवाल, विमान वाहक पोत विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। कथन 2, यह भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। आठवां सवाल था, लेबनान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह काला सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। कथन 2, इसकी सीमा उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल से लगती है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही नहीं है। नवां सवाल था, केरल स्थापना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1947 को किया गया था। कथन 2, इसका गठन केवल मालाबार और कोचीन के पूर्ववर्ती प्रांतों को मिलाकर किया गया था। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और नहीं 2। और अंतिम सवाल था, वलिया झिक्कल लाइट हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह देश का पहला पेंटागन के आकार का लाइट हाउस है। कथन 2, इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया है। कथन 3, यह केरल राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अनौपचारिक क्षेत्र के घटकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कथन 2, PM स्वनिधि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना है। कथन 3, हाल ही में IMF ने भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। SBI ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया है कि देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में तेजी से घटी है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों पर कोरोना महामारी का सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनौपचारिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा होता है जिस पर सरकार द्वारा न तो किसी प्रकार का कर लगाया जाता है और न ही उसकी निगरानी की जाती है। आसान प्रवेश, स्थिर नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की कमी
और छोटे पैमाने पर गतिविधियों का संचालन इस क्षेत्र की विशेषता है। औपचारिक क्षेत्र के विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र के घटकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता, अतः कथन एक सही है। भारत में लगभग 450 मिलियन लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो कि कुल कार्यबल का 90% है, और इसमें प्रतिवर्ष 5 से 10 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। सरकार की पहल की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम सुधार, पीएम स्वनिधि अनौपचारिक क्षेत्र के तहत कार्य करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तौर पर ये स्वनिधि कार्य करती है। इस प्रकार कथन 2 सही है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी सरकार की एक पहल है। विश्व बैंक ने वर्तमान महामारी संकट से प्रभावित भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को सहायता देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है, इसलिए कथन 3 गलत है। यह ऋण राज्यों को महामारी से उत्पन्न समस्याओं, भविष्य की जलवायु और आपदा के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 कथन सही हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक पहल है। कथन 2, भाषा संगम का उद्देश्य भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं से प्रत्येक बच्चे को परिचित कराना है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज का शुभारंभ किया। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक पहल है, इसलिए कथन 1 सही है। भाषा संगम स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी अनुभव प्रदान करने का मौका देता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं से परिचित कराना है और इसके लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे सरल संवाद, प्रत्येक कार्य दिवस पर एक भाषा लेना, भाषाई सहिष्णुता को बढ़ाना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना आदि शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा उत्सव 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक समारोह है। कथन 2, मिनी गंगा क्वेस्ट प्रोग्राम युवाओं और छात्रों को पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन 3, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न में जो विकल्प हैं वे हैं केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। गंगा को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए कथन 3 सही है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा हर साल इस समारोह का आयोजन होता है, इसलिए कथन 1 सही है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसे वर्ष 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह स्थापित किया गया था। इस 3 दिवसीय उत्सव का मकसद सभी हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। गंगा क्वेस्ट एक अखिल भारतीय द्विभाषी क्विज है, जिसका मकसद नमामि गंगे कार्यक्रम में जनता की भागीदारी बढ़ाने और युवाओं को प्रोत्साहित करना है। गंगा उत्सव के तहत मिनी गंगा क्वेस्ट का आयोजन किया जाता है। मिनी गंगा क्वेस्ट का आयोजन युवाओं और छात्रों को पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत कराने और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार को प्रतिबंधित करता है। कथन 2, भारत ने पार राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। मानव तस्करी में शोषण करने के मकसद के लिए धमकी या बल या अन्य प्रकार की किसी जबरदस्ती के जरिए भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या व्यक्तियों की प्राप्ति शामिल है। भारत में शोषण से संबंधित कानून की बात करें तो इसके अंतर्गत
अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रमुख कानून माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार, जिसमें बिना भुगतान के जबरन श्रम कराना शामिल है, इन्हें प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कार्यों में शामिल करने पर रोक लगाता है। भारत ने पार राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की है, जिसमें लोगों, विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों को तस्करी और हिंसा से बचाने के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। अतः कथन 2 सही है। भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने पर सार्क कन्वेंशन की पुष्टि की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चौथा सवाल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। कथन 2, इसे भारत के सभी निवासियों को एक 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना अनिवार्य है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। UIDAI का गठन 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसका अनिवार्य कार्य भारत के सभी निवासियों को एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है, इसलिए कथन 2 गलत है। प्रारंभिक रूप में UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। पांचवा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गंगा नदी डॉल्फिन केवल भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदी प्रणालियों में ही रहती है। कथन 2, गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और अनिवार्य रूप से अंधी होती है। कथन 3, इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में फंसी हुई गंगा नदी डॉल्फिन के सुरक्षित बचाव और रिहाई के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। यह दस्तावेज टर्टल सर्वाइवल अलायंस, इंडिया प्रोग्राम एंड एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। गंगा नदी डॉल्फिन को आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजा गया। गंगा नदी डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदी प्रणालियों में रहती हैं, इसलिए कथन 1 गलत है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और अनिवार्य रूप से अंधी होती है, इसलिए कथन 2 सही है। गंगा नदी डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का प्रयोग करके शिकार करती है तथा इसे सूसू भी कहा जाता है। यह संपूर्ण नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेतक है। इसे भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। छठा सवाल, COP26 के संदर्भ में भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करेगा। कथन 2, वर्ष 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लाएगा। कथन 3, भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा। इसमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 2, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारत के प्रधानमंत्री ने उन देशों पर दबाव बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो जलवायु वित्त के बारे में अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करेगा, इसलिए कथन 1 सही है। इसके अलावा भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल भी करने की बात कहता है तथा 2030 तक कुल अनुमानित उत्सर्जन में 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन की कमी भी करेगा, इसलिए कथन 3 सही है। भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। साथ ही 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी भी करेगा, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने हाल ही में भारत की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता देते हुए उन लोगों को यात्रा की अनुमति दे दी है जिन्हें कोवैक्सीन टीका लगाया गया है? इजराइल, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो यह उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता देने संबंधी घोषणा करते हुए इसके टीकाकरण कराने वालों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति दी है। इस घोषणा के साथ ही ऑस्ट्रेलिया भारत निर्मित दोनों टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता प्रदान करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा कोवैक्सीन टीकाकृत लोगों हेतु यात्रा प्रतिबंधों में ढील देते हुए परीक्षण के तहत यात्रियों को क्वारंटीन के बिना यात्रा की अनुमति दी गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो यह उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जल और जलवायु कार्रवाई के समन्वय के लिए यूएनईपी जल और जलवायु गठबंधन की शुरुआत करेगा। कथन 2, विश्व मौसम संगठन द्वारा जिनेवा में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट जारी की गई थी। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म रहे हैं और वर्ष 2013 के बाद से वैश्विक समुद्र जल स्तर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि 2021 में उच्च स्तर पर पहुंच गई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 शीर्षक से एक अनंतिम रिपोर्ट जिनेवा में जारी की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। इसके अतिरिक्त महासागरों का तापमान एवं महासागरीय अम्लीकरण भी बढ़ा है। गौरतलब है कि COP26 के दौरान WMO जल और जलवायु कार्रवाई के समन्वय और मौसम संबंधी अवलोकन एवं पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने हेतु व्यवस्थित अवलोकन वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत करेगा, जो कि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हर घर दस्तक हाल ही में खबरों में रहा एक अभियान है जो संबंधित है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से, आंगनवाड़ी और बचपन से, डेंगू धूमन से, कोविड-19 टीकाकरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोविड-19 टीकाकरण से। कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के मकसद से केंद्र द्वारा एक विशाल टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर दूसरी खुराक के पात्र लोगों के साथ साथ उन लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली है। महीने भर चलने वाले इस टीकाकरण अभियान का मकसद इस संदर्भ में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में पूरी आबादी का टीकाकरण करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोविड-19 टीकाकरण से। आज के सेशन का अंतिम सवाल, जीएसटी राजस्व संग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जीएसटी लागू होने के बाद से अक्टूबर हेतु जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। कथन 2, जीएसटी राजस्व संग्रह मार्च 2021 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। इस वर्ष अक्टूबर माह का राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 24% अधिक रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से अक्टूबर हेतु जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है, इसलिए कथन 1 सही है। जबकि जीएसटी राजस्व संग्रह मार्च 2021 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। कथन 2, वोल्बाचिया बैक्टीरिया का उपयोग डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।